तो भारतीय बाजारों में वैसे तो दबाव है, लेकिन दबाव थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। थोड़ा सा रिवाइवल आया है मार्केट्स में, लोअर लेवल से कुछ पुल बैक आए हैं और पुल बैक के बाद अभी भी इंडेक्स है तो लाल निशान में, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ फॉल थोड़ा सा कम हुआ है। निफ्टी करीब 86 अंक नीचे, 1/4% के आसपास गिरावट। सेंसेक्स में भी करीब 1/4% गिरावट है। निफ्टी बैंक आज ज्यादा प्रेशर में था, वहां पर ज्यादा दबाव था और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज्यादा बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक अभी भी करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप फ्लैट हो चुका है, जो थोड़ी देर पहले करीब 1/4% से ज्यादा की गिरावट साथ कामकाज कर रहा था। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि करीब 1.5 से 2% नीचे था, उस स्लाइटली रिवाइवल के बाद अब करीब 1.25% नीचे कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो बिकवाली है, लेकिन बिकवाली की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है। एक बार आप एडवांस डिक्लाइन लेकर आएगी कि स्थिति वहां से ज्यादा क्लियर होगी। कुछ समय पहले 450 के आसपास एडवांस थे और 1900 के करीब डिक्लाइंस पहुंच गए थे, 1900 के करीब। अब 525 एडवांसेस हैं और 1815 डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ फॉल जो है वो थोड़ा सा संभला है। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मार्केट्स पे। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा, क्योंकि बाजार कर तो रहा है बिकवाली के साथ कामकाज, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ दायरे में कह लो आप, दायरा फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। अगेन निफ्टी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेजर जो दिक्कत है वो स्मॉल कैप और मिड कैप्स में ज्यादा नजर आ रही है, पर मुझे लग रहा है निफ्टी यहाँ से काफी अच्छा ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। 22,350, 22,380 ये अच्छे लेवल से निफ्टी को बाय करने के लिए। तो जब भी मार्केट या फिर आज या कल के सत्र में जब भी निफ्टी नीचे आता हुआ नजर आए, वहां पर बाय करना है। 22,300 का स्टॉप लॉस लगाए। 22,300 के पुट्स में भी काफी अच्छी राइटिंग है, प्लस टेक्निकली भी एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। 22,500, 22,550 ये दो ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वही राय रहेगी। 47,200, 47,250 के आसपास मिलता है तो बैंक निफ्टी को भी बाय करें। 47,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 47,700, 47,800 ये दो टारगेट्स रहेंगे। तो मुझे लग रहा है दोनों ही इंडाइसेस सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई बेट लेना चाहता है तो करंट लेवल के आसपास ले सकता है। तो आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, बिकवाली तो मत करिएगा, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेड कोई लेना चाह रहे हैं तो इन लेवल्स के आसपास आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके लॉन्ग साइड पे जरूर निफ्टी बैंक के अंदर जा सकते हैं। अरुण सर, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग साइड पर हो या शॉर्ट जहां पर आपको नजर आ रहा हो? अगर सुमित जी मिड कैप स्मॉल कैप का भी अगर आप ओवरऑल इंडेक्स देखते हैं तो वो भी सपोर्ट के आसपास है, इसलिए एक स्टॉक मिड कैप से चुना है, एक लार्ज कैप से चुना है। पहला अगेन आरईसी लिमिटेड रहेगा। आरईसी में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 481, 82 के आसपास चल रहा है, तो इस स्टॉक को बाय करें। 475 का स्टॉप लॉस लगाएं और 499 का टारगेट रखें। या प्योरली 1 से 2 दिन का कॉल रहेगा, मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। सेकंड स्टॉक अगेन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में रहेगा। आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में आज काफी अच्छा कर सकते हैं, तो एचसीएल टेक में बाय करने की सलाह रहेगी। 1652, 51 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाय करें। 1628 का स्टॉप लॉस लगाए और 1698, 1700 के टारगेट। ओके, तो एचसीएल टेक आप लार्ज कैप आईटी में लॉन्ग जा सकते हैं। वैसे भी आज थोड़ा सा रेजिलिएंट है लार्ज कैप आईटी। टीसीएस को देखिए हरे निशान में है, एचसीएल टेक हरे निशान में कामकाज कर रहा है, तो इस स्पेस के अंदर खरीदारी है। लेकिन जो आपको दूसरा नाम बताया है अरुण जी ने, वो है आप आरईसी के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं। ये दूसरा नाम है, डेहाई के आसपास आरईसी ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 2% तेजी देखने को मिल रही है। अब मिड कैप गेनर लूजर के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पर आप नजर बना के रख सकते हैं। सबसे पहले तो आज मिड कैप इंडेक्स जो कि फ्लैट टू नेगेटिव कामकाज कर रहा था, थोड़ा रिवाइवल हुआ और अब फ्लैटिश रोड में बिल्कुल ही कामकाज कर रहा है। यहाँ पहले मिड कैप के चढ़ने वाले शेयर, एनएलसी इंडिया करीब 8.5% ऊपर, केसी इंटरनेशनल नए हाइस पर 8% के आसपास तेजी है। गॉडफ्रे फिलिप्स रफली 5.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है और पूना वाला फिनकॉप 4.5% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में जेएम फाइनेंशियल लगातार प्रेशर में, जेएम फाइनेंशियल और आईएफएल फाइनेंस दोनों ही 8% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और अरविंद लिमिटेड 4.5-5% नीचे, बीएफ यूटिलिटीज करीब 5.5% नीचे, ये भी कामकाज करते हुए थोड़ी प्रेशर यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में टाटा ग्रुप के सभी शेयर, टाटा केमिकल 10% नीचे सुबह से ही, टाटा इन्वेस्टमेंट लोअर सर्किट पर, टाटा पावर 2.5% नीचे और रैलिस इंडिया 4% नीचे। इनफैक्ट टाटा टेक या और भी कंपनियां जो है टाटा समूह की, सब में प्रेशर है। ऑब्वियसली वो न्यूज़ फ्लोज की ट्रिगर बीज जो मिसिंग है उसका इम्पैक्ट है। मेटल में बिकवाली है तो एनएमडीसी 2.5% नीचे, वेदांता 2% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 1.5% नीचे और सेल करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ और ऐसे नाम जहाँ पर प्रेशर है। तो ओवरऑल आज प्रेशर टाटा समूह मेटल साइड पर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। अरुण जी, ये टाटा केमिकल क्या किया जाए, एक अच्छा खासा सेल ऑफ है।
ऑब्वियस बात है, चला भी इस तरह सही था तो प्रॉफिट टेकिंग तो आनी थी, तो वो भी एक ट्रिगर बन गया। क्या करें इन दोनों में? देखिए, अगेन टाटा केमिकल्स प्योरली न्यूज बेस के हिसाब से चला था, क्योंकि जिस हिसाब से टाटा सन्स का आईपीओ की बात चल रही थी, उसी का एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको स्टॉक में देखने को मिला। पर अगर प्योरली टेक्निकल्स की बात करें, टेक्निकल लेवल्स की बात करें, एक्जैक्टली अब सपोर्ट के आसपास है। 1150 1170 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे मुझे इजिली स्टॉक जाता हुआ भी नजर नहीं आता है। ऑलरेडी 10% डाउन है और यहाँ पे तो ऐसे डेफिनेटली स्टॉक शॉर्ट करने की राय नहीं, पर अगर 1150 1140 के आसपास मिलता है तो मुझे लग रहा है वहां से एक रिवर्सल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने भी ले रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो 1150 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो 1150 के आसपास फिर भी ठीक लगेगा, लेकिन इन्वेस्टर है अगर तो खास कोई दिक्कत नहीं है। वो न्यूज़ फ्लोज के बीच में चला था, न्यूज़ फ्लोज के बीच में बिकवाली आ गई, लेकिन वैल्यू इसके पास अभी भी बहुत सारी है इस ग्रुप की और कंपनी से, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। हॉस्पिटल स्टॉक्स दिखाई एक बार सारे के सारे शेयरों में खरीदारी आ रही है। फोर्टिस डे हाई पर, अपोलो हॉस्पिटल डे हाई पर। ये पूरा स्पेस रिसेंटली काफ़ी टूटा था और उस बिकवाली के बाद अब स्पेस के अंदर खरीदारी वापस शुरू हुई है। तो मेदांता, फोर्टिस, मैक्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर लोअर लेवल से इधर रिवाइवल है या फिर एक अच्छे अपमूव के बाद दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास पूरा हॉस्पिटल स्पेस जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ राय रखते हो आप इस पे भी, खासतौर से अपोलो हॉस्पिटल पे क्या करना चाहिए अरुण जी? मुझे अपोलो हॉस्पिटल सपोर्ट के आसपास है। 6160 के ऊपर इसका वैसा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। लास्ट 5 डेज का हाई देखे तो 6160 के ऊपर ही ये स्टॉक का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। इसलिए स्टॉक में वेट करें। 6160 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो इसको एज ए बीटीएसटी कैंडिडेट या 1 से 2 दिन की ट्रेडिंग से बाय करके चल सकते हैं। 6100 का स्टॉप लॉस लगाएं और 6340 का ऊपर में टारगेट रखें। तो ब्रेकआउट पे बाय करें। 6160 उसी के आसपास चल रहा है। एक 20-30 रुपए और बढ़ जाता है, ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, देन स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 6340 तक ऊपर में मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। 60 ये एक लेवल है, अगर ये ब्रीच होता है तो आप लॉन्ग साइड पे यहां पर जा सकते हैं। आगे बातचीत करेंगे अरुण जी से, लेकिन कुछ और खबरें जहां पर आज बड़े ऑर्डर मिलने से टोरेंट पावर, आरवीएनएल, एचजी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा शानदार तेजी देखी जा रही है। क्या अपडेट है, इस पे बातचीत कर लेते हैं आशीष से। आशीष, मार्च 31 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ऑर्डर इनफ्लोज बढ़ते जा रहे हैं, क्या अपडेट? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से कई सारे लेटर ऑफ अवार्ड हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैं। इसका मतलब कभी ना कभी पहले L1 घोषित हो चुके होंगे। ये मेरे ख्याल से इसीलिए भी हो रहा है कि वो आचार संहिता कभी भी लागू होती हुई नजर आएगी, उससे पहले जो जो डोल आउट करना है सब डोल आउट करता चला जाए। तो कई सारे रीजंस हैं, और आपने जैसे कहा मार्च क्लोजिंग है तो उससे पहले भी ऑर्डर्स डोल आउट होते हैं। पहला टोरेंट पावर जो मेंशन कर रहे हैं, हाँ बढ़िया मूव्स है और इसमें इसको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से 306 मेगावाट सोलर पावर मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के अंतर्गत 18 मंथ में कंप्लीट करना है इस प्रोजेक्ट को, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1540 करोड़ रुपए। तो ऑर्डर बढ़िया है, इसीलिए ये स्टॉक टोरेंट पावर हरकत में आता हुआ। आरवीएनएल बहुत खबरों में था, एक नहीं दो नहीं, दरअसल 4 अपडेट्स आए इस लॉन्ग वीकेंड में। स्टॉक हरकत में है। पहला है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, ये जेवी में था, 543 करोड़ रुपीस का ऑर्डर। फिर लेटर ऑफ अवार्ड है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, एक नहीं दो हैं, 888 करोड़ और 410 करोड़ रुपए का। और एक और लेटर ऑफ अवार्ड मिलता हुआ इसको बालाघाट छिंदवाड़ा एरिया से। तो कुल मिलाकर दरअसल सबका मूल मकसद है 2100 करोड़ रुपए के आसपास के लेटर ऑफ अवार्ड या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिले, इसीलिए आरवीएनएल हरकत में आ रहा है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग के केस में इंटरेस्टिंग है, लेटर ऑफ अवार्ड के साथ साथ L1 बिडर्स के तौर पे है। ये इतनी हरकत नहीं दिखा रहा जितना आरवीएनएल दिखा रहा है। L1 बिडर है एनएचआई के एक प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पे 944 करोड़ रुपीस। L1 बिडर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक और प्रोजेक्ट में झारखंड में 690 करोड़ के। तो ये L1 आ गया, ये इंटरेस्टिंग है। प्लस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है इनको 610 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है एनएचआई से। तो L1 भी है और इनको लेटर ऑफ अवार्ड एक्सेप्टेंस भी मिलता हुआ। फाइनली पीएनसी इंफ्राटेक, ये ठंडा पड़ा हुआ था स्टॉक जब मैं अंदर आ रहा था, उससे पहले देख रहा था, पर इसको एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, और उसकी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, नाम ध्यान दीजिएगा आप लोग, वेस्टर्न भोपाल बाईपास, उसके लिए ऑर्डर मिलता हुआ 1174 करोड़ रुपए का है। तो ये ज्यादातर तो ध्यान रखें लेटर ऑफ अवार्ड और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, कुछ ही L1 के नाम सामने आए, पर ये सब स्टॉक्स आज
वाकई इंटरेस्टिंगली मूव करते हुए। तो ये घर जाने के लिए कुछ आसान होगा रास्ता क्या इससे? कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है मेरे को लगता नहीं अपना कोई फायदा होगा, लेकिन ठीक है। चले, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम काज है किसी ना किसी को तो फायदा होगा, लेकिन अदरवाइज ये स्टॉक में एक बढ़िया रिएक्शन है। टाटा टोरेंट पावर एक समय पर तो ये 11-12% ऊपर था, आरवीएनएल करीब करीब 4% ऊपर, एचजी इंफ्रा 2% ऊपर। अरुण जी, टोरेंट पावर कुछ सही लग रहा है क्या? एकदम से स्टीम आया इसमें वापस? सुमित जी, जितना फास्ट टीम आया उतना ही फास्ट गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो टोरेंट पावर मुझे लग रहा है थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास भी है, अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। पर इस ओवरऑल ग्रुप में जैसे कि आशीष जी ने कहा, तो मुझे लग रहा है आरबीएनएल एक बेटर पिक रह सकता है। आरबीएनएल वैसे स्टॉक चला भी नहीं है, ट्रेडर फ्रेंडली भी है, तो आरबीएनएल पे जरूर नजर होनी चाहिए। 245 के पास मिलता है तो अच्छा बाइंग वाला स्टॉक रहेगा। 240 का स्टॉप लॉस लाके बाई करें और 262 तक मुझे लग रहा है आरबीएनएल जा सकता है। तो ओवरऑल इस पैक में देखें तो मुझे लग रहा है आरबीएनएल एक बेटर प्लेस स्टॉक है, उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, तो आरवीएनएल 4% ऊपर ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक और स्टॉक लेकर आइए, वो है इंडिगो का, इंटरग्लोब एविएशन का। आज सुबह एक बड़ी ब्लॉक जो सबसे पहले आपको सीएनबीसी आवाज ने बताई थी। तमाम डिटेल जरा आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी किस तरह की ब्लॉक है। तो इंटरग्लोब एविएशन करीब करीब 3204 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, जहां पर आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है और उस ब्लॉक डील में रफली 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो सौदे हैं वो पड़ते हुए दिखाई पड़े। और ये सीएनबीसी आवाज की खबर जो थी कि इंडिगो में आज सुबह एक बड़ा ब्लॉक हो सकता है, वो ब्लॉक का कंफर्मेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। 2.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर जो है उनमें एक बड़ा ब्लॉक होता हुआ दिखाई पड़ा। रफली 7.25% इक्विटी ने आज इस ब्लॉक डील के जरिए जो अपने हाथ हैं वो बदले हैं और प्रमोटर राकेश गंगवाल के हिस्सा बेचने की खबरें हैं। हालांकि कंफर्मेशन शाम तक आएगा, लेकिन 7,800 करोड़ रुपए के आसपास के इस ब्लॉक से ये खुला प्रेशर में, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया कमबैक इंडिगो के अंदर देखने को मिला है। तो इस ब्लॉक डील का एक इम्पैक्ट भी देखने को मिला। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले ये खबर आपको बताई थी। कैसे देख रहे हो आप अरुण सर, इंटरग्लोब एविएशन डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है? अगेन सुमित जी, स्टॉक वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग है, पर आज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लो से 5-6% से ज्यादा तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 3230 के ऊपर है, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। 3230 के ऊपर निकलेगा तो लास्ट 2 वीक के हाई निकलते हुए नजर आएंगे, तो वहां पे मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल सकता है। इसलिए फ्रेश खरीदारी अभी ना करें, ब्रेकआउट का वेट करें। 3230 जैसे निकलेगा इसको बाय करके चल सकते हैं, वहां से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पे अवॉइड करें, 20-25 रुपए चल जाए, 3230 के ऊपर निकले वहां पे बाय करके चल सकते हैं। तो थोड़ा अभी चल गया है, बात सही है, डे हाई के आसपास है, लेकिन कूल ऑफ मिले तो आप वहाँ पर फर्दर इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी ब्लॉक डील का जो ओवरहैंग था वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को कल तक जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर क्या हुआ इस पर बातचीत कर लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। असीम से हमने थोड़ी पहले बातचीत की थी। असीम, ये इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एसबीआई को याचिका उन्होंने दी थी एक्सटेंशन की, लेकिन एक्सटेंशन मिला नहीं। सो तमाम डिटेल क्या है, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक निर्देश दिया था। इसमें यह कहा था कि जो एसबीआई है वो 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे। लेकिन ठीक उससे पहले 4 मार्च को एसबीआई ने एक याचिका दायर की। एसबीआई का कहना था कि हमें भी इसको डाटा देने के लिए हमको समय चाहिए और हमको 3 महीने का समय चाहिए, हम जून तक ही ये डाटा उपलब्ध करा सकते हैं। आज जब सुनवाई हुई तो सबसे पहले एसबीआई ने अपना पक्ष रखा। एसबीआई ने कहा कि सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए हमने डाटा अलग अलग जगह पर रखा था, डाटा को कोलेक्ट करना है। इस डाटा को कोलेक्ट करने में कम से कम हमें 3 महीने का वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना वक्त आपको नहीं दिया जा सकता। खासतौर पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो 29 ब्रांच में बेचे गए थे। उनकी जो जिसने भी ये बॉन्ड्स लिए थे उन सबकी सब्सक्राइबर्स की केवाईसी पहले से ही सुनिश्चित कर ली गई थी और उसके बाद बॉन्ड्स की सारी जानकारी मेन ब्रांच पर भेजी गई, तो इसलिए आपको ये वक्त नहीं दिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई ने याचिका दायर की थी कि उनको वक्त दिया जाए, तो उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को कल शाम 5 बजे तक ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसबीआई के सीएमडी हैं उनको इसका कंप्लायंस का एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस के ऊपर रखा। अगर ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी अब एसबीआई को कल शाम
शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराना होगा। तो कल शाम तक एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को सारा का सारा डेटा कंप्लायंस के तहत पहुंचाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हमें हम तक शेयर करने के लिए और इस खबर पर लगातार बने रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे आज शाम कैबिनेट और सीसीए की होने वाली बैठक के ऊपर भी, और कुछ और खिलाड़ी से रिलेटेड खबर भी है उनके ऊपर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। तो बाजारों में गिरावट कंटिन्यू, करीब करीब 0.5% नीचे निफ्टी, 0.5% नीचे सेंसेक्स। निफ्टी बैंक के अंदर प्रेशर, डे लो पर निफ्टी बैंक इनफैक्ट कामकाज करते हुए, लेकिन निफ्टी बैंक लेकर आएगी कि वहां पर 500 सवा 500 कोई गिरावट अब हो चुकी है। गिरावट थोड़ी और गहराई है निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी फिर भी थोड़ा उतना फॉल नहीं दिखा रहा, लेकिन निफ्टी बैंक ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉल है। मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आएगी कि वहाँ पर मिड कैप में रिवाइवल ज़रूर था, लेकिन अभी भी प्रेशर प्रिवेल कर रहा है। करीब करीब 57 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 1.5% के आसपास की गिरावट लगातार बनी हुई है। एडवांस डिक्लाइन वापस 1850 शेयर अब गिरावट में और करीब 500 शेयरों के आसपास ही खरीदारी देखने को मिली, कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली अभी एक्सटेंडेड दिखाई पड़ रही है। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी ले लेते हैं, किस तरह का अपडेट वहां पर देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते वेव स्ट्रेटजी के आशीष कयाल, 5paisa.com के रुचित जैन और प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी, इन तीनों के बीच में मैच है और देखा जाए किस तरह की सिचुएशन है। आशीष कयाल ने इंडिगो से अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लिया है। 3500 रुपये के टारगेट थे, 3075 का स्टॉप लॉस था, 3200 के आसपास ये अभी कामकाज कर रहा है। शॉपर स्टॉप पे नई बाय जो उन्होंने इनिशिएट की थी उसमें अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है 570 रुपये के आसपास, और जो मुनाफे का मीटर है उसके हिसाब से आशीष सोफा लीड कर रहे हैं। फर्स्ट डे है तो आशीष सोफा लीडिंग पोजीशन में 2% ऊपर, रुचित का रिटर्न -2.53 और प्रदीप का रिटर्न करीब करीब 0.5% के आसपास का पॉजिटिव सो फार देखने को मिल रहा है। मिड कैप मंत्रा को तो अब यहीं समेटेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार गर्मियों से पहले क्या रणनीति है ब्लू स्टार की, उन कंपनी के एमडी बी त्यागराजन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे ब्लू स्टार की स्ट्रेटजीज को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस तरफ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।